नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज आपको पता ही है कि हमारे बीच में रविंद्र रैना जी हैं, जो एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। कुछ दिन पहले भी हमारे ये कश्मीर में आए थे, तो इनका मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू वहाँ लिया था कश्मीर की सिचुएशन के बारे में। आज इनके साथ वार्तालाप बातचीत करने का मकसद मेरा ये है कि जो आज पूरे हिंदुस्तान में 13 जुलाई एक ब्लैक डे मनाया गया, उसके बारे में हम इनसे आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन का देना चाहूंगा आपको कि ये जब कश्मीरी पंडित समाज का, जब कश्मीर से वो निकाले गए, विस्थापन उनका हुआ, तब से ये एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे समाज के लिए काम किया है, जिसमें पनून कश्मीर के साथ भी ये काफी देर तक उनके साथ इन्वॉल्व रहे, उनकी एक्टिविटीज में, उनके काम में। उसके बाद ये जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ भी पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहे, वहां पर भी ये एज ए वाइस प्रेसिडेंट, जो कश्मीरी डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ काम किया है। और अभी जो आसिफ पीसी है, जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडितों की, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ काम करते हैं और उसका वाइस प्रेसिडेंट है आज। और आज जो ये ब्लैक डे, जो आज का दिन है, उस पे इन्होंने आज बहुत सारे जगहों पे प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें भी, उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो ये द कश्मीर डायलॉग जो चैनल है, यूट्यूब और फेसबुक चैनल, उसमें हम इनका स्वागत करते हैं। रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल द कश्मीर डायलॉग। रैना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे अपने लोगों के साथ बात करने का मौका दे दिया। मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दे दिया। तो रविंद्र रैना जी, आगे बढ़ने से पहले, इस टॉपिक पे बहस करने से पहले, मैं चाहता हूं कि जो आपने योगदान अपने समाज को दिया है काफी पिछले 30-35 सालों से, थोड़े से उसके बारे में हमें बताइए, दर्शकों को बताइए। रैना साहब, जब मैं कॉलेज आया करता था, अनंतनाग कॉलेज का स्टूडेंट में था, उस वक्त लैंड टिलर्स हो गई और जमींदारों के जमीनें छीनी गई, वो काश्तकारों को दी गई। मेरे पिताजी उसके प्रेसिडेंट रहे और मैं अपने पिताजी के साथ साथ शाना बशाना उनके साथ चलता था। उस वक्त जो भी उस वक्त मेरे से होता था, मैं उनका मदद करता था। और उसके साथ साथ एंटी डाउरी सिस्टम जो हमारी कम्युनिटी में था, तो उसके खिलाफ भी बहुत काम किया है मैंने। और हिंदू यूथ फोरम के साथ था। फिर उधमपुर में आ गया 86 में। 86 में भी उधमपुर में हिंदू यूथ फोरम था, उसके साथ में था। जो भी अपने हिंदू भाइयों के मसाइल हुआ करते थे छोटे मोटे, वो उन पर ध्यान दिया करते थे। यहाँ तक कि 1989 दिसंबर से एग्जोडस कश्मीरी पंडितों का स्टार्ट हो गया। और जब ये एग्जोडस स्टार्ट हो गया, उस वक्त हिंदू यूथ फोरम उधमपुर जो था, उसने बहुत ही काम किया है। और हमारा काम था कि हम वहाँ जिसके पास भी अकोमोडेशन हुआ करती थी, जो भी कश्मीर से माइग्रेंट आता था, हम उसको, जो उधमपुर में लैंड करता था, हम उसको वहाँ ले जाते थे और उसको अकोमोडेट करते थे वहाँ पर। और यही सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद मैं पनून कश्मीर आ गया। पनून कश्मीर के साथ दिल जान लगाकर मैंने काम किया, लोगों में चला गया, लोगों के दुख दर्द जान लिए, कोशिश की उनका समाधान करने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला बीजेपी में एज वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट काम करने का। उधर भी मैंने दिल लगाकर काम किया। फिर मैं ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस, जिसको आसिफ पीसी भी कहा जाता है, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना और आजकल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ उधर। और जो भी अपने लोगों के मसाइल है, अपनी लेवल पर जितना हो सकता है
उस पर समाधान के लिए बहुत काम करते हैं। रविंद्र रैना जी, जैसा कि आपने अभी वो 1971 जो ज़राई इस्लाहत हुआ था और लैंड टू टिलर हुआ था, इसके लिए हम आगे एक एपिसोड ज़रूर आपके साथ करना चाहेंगे कि वो क्या सिचुएशन हुई थी कि कश्मीरी पंडितों से पूरी ज़मीनें छीन ली गई थी। आज इस टॉपिक पे हम बहस नहीं करते हुए जो मेनली जो आज का जो ब्लैक डे जो मनाया गया, उसके बारे में बताइए कि उसकी हिस्ट्री क्या है और जो 1931 में जो ये क्या सिचुएशन हुई थी कश्मीरी पंडितों के साथ, क्या ऐसा हो चुका था जिसकी वजह से ये हम ब्लैक डे मनाते हैं। रायना साहब, आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए जब से सिकंदर बुतशिकन आ गया 13 से 39 से लेकर आज तक, उनके लिए हर दिन ब्लैक डे ही है। क्योंकि हमें कश्मीर से वक्त वक्त पर निकाला गया, हमें वहां अपने रूट जमाने नहीं दे दिए, जबकि हमें वहां जमीनें थी, हम वहां के स्टेक होल्डर्स थे, मगर वहां के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उन्होंने हमने वहां टिकने नहीं दिया और हम वक्त वक्त पर निकाले गए। चाहे वो सिकंदर बुतशिकन का जमाना था, चाहे वो मुगलों का जमाना था, चाहे वो पठानों का राज था, पठानों के हमले थे, तो हमें निकाल दिया गया वहां। और यहां तक कि सिचुएशन ऐसी आ गई, कश्मीर में सिर्फ 11 घर रह गए और बाकियों को निकाल दिया गया वहां से। और वही 11 घर और बाकी लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां हालात टेम्पररी ठीक हो गए और कश्मीर वापस आ गए, बस गए। 7 बार कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होना पड़ा, 7 बार। बिल्कुल। तो इस पे जो बहुत सारी जो ट्रेजेडीज हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो ये जो ब्लैक डे हम मनाते हैं 13 जुलाई वाला, इसकी स्टोरी क्या है कि क्या उस दिन हुआ था जिस वजह से कि कश्मीरी पंडित आज भी इसको ब्लैक डे मनाते हैं। राणा साहब, 13 जुलाई 1931 कश्मीरी पंडितों के लिए इसलिए ब्लैक डे है क्योंकि कश्मीरी पंडितों को अननेसेसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी, वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने टारगेट बना दिया जी। उस दिन क्या होता है, 13 जुलाई को क्या होता है, एक अब्दुल कादिर खान जो मेजर बट का कुक था, वो कश्मीर में आया जाया करता था, पिशावर से आता था। तो एक दिन वो 21 जुलाई 1931 को खान का मोहल्ला में आता है, मतलब तकरीबन 20 दिन पहले, 20-21 दिन पहले। हाँ। तो इंसिडेंट से पहले। वो, हाँ बिल्कुल, वो आता है। तो वहां वो एक ऐसा लेक्चर करता है जिससे बाकी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के वो इमोशंस थे उनको भड़काता है। इस तरह से भड़काता है कि ये शब्द बोलकर कि हिंदुओं को हमें निकालना है, ये शब्द कह के कि राजा को हमें यहां से निकालना है, राजा को यहां नहीं बैठने देना है। उन दिनों हरि सिंह की हुकूमत हुआ करती थी। कहने का मतलब है ये है कि जो वो 2 नेशन थ्योरी थी उसी का एक हिस्सा हो सकता है। नहीं, 2 नेशन थ्योरी उसके बाद होगी, वो 47 के बाद होगी। मगर उस वक्त सिर्फ ये था कि हम राजा के खिलाफ करेंगे और हिंदुओं को टारगेट बनाकर। और वो कादिर खान बिल्कुल उंगली दिखाकर लोगों में कहता है कि हमें फोर्स से नहीं, हम जबरदस्ती इनको इन पर हमला करेंगे। और पैलेस की तरफ, श्रीनगर में पैलेस है, महाराजा का पैलेस है, उसकी तरफ दिखाकर कहता है इसको हमें जमीन के साथ उतारना है और ये जमीन दोज करना है, वी विल डैश इट टू ग्राउंड।
ठीक है हमारे पास बंदूक नहीं है, हमारे पास गोलियां नहीं है, मगर हमारे पास पत्थर है और ईंटें हैं, उस उन्हीं से इसको हम नेस्त नाबूद कर दे, जमीन दोज कर दे। हेट स्पीच हुई, हेट स्पीच देता है। और उसी के साथ फिर जो मॉब होता है, मॉब वायलेंट हो जाता है, गवर्नमेंट एक्शन में आ जाता है। गवर्नमेंट एक्शन में आके उसको 25 जुलाई 1931 को अरेस्ट करती है। फिर उसको एक ट्रायल चलती है 4 जुलाई को, 6 जुलाई को, 4 जुलाई को, 6 जुलाई को, 7 जुलाई को, 9 जुलाई को, मतलब जो उस टाइम का कोर्ट व्यवस्था थी उस हिसाब से उसको कोर्ट में ट्रायल चलती है। वहां ट्रायल चल के और जो जज था उसको कोर्ट में ऐसा लगा कि अप्रहेंसिव माहौल उसको लगा, क्योंकि 4-5 हजार लोग इकट्ठे आकर कोर्ट में दाखिल हो गए थे उसकी ट्रायल सुनने के लिए, कादिर खान की। और जज को भी लगा कि माहौल ठीक नहीं है। उसने ऑर्डर किया कि इसकी जो हियरिंग है वो थाने में ही होनी चाहिए और उसकी कोर्ट में नहीं लाना चाहिए। हाँ, कोर्ट में नहीं। और फिर 13 जुलाई को 1931 को उसकी ट्रायल वहां होती है। वहां लोग आते हैं और गवर्नमेंट उनको रुकाती है, वो नहीं रुकते हैं और वो थाने पर ही हमला करते हैं। वो तो बिजली काटते हैं वहां की। वहां कैदी 2-3 कैदी थे उस वक्त के, उनको रिहा कर देते हैं और इसको आग लगा देते हैं वहां पर, थाने को आग लगा देते हैं वहां पर। और माहौल जबरदस्त बिगड़ता है। जो ही माहौल बिगड़ता है तो जो उस वक्त की आर्मी थी वो फायरिंग करती है, उसमें 22 लोग मर जाते हैं। ठीक है, मरना किसी का ठीक नहीं है, हमें भी उसका दुख है, मगर उन्होंने खुद ही वो रास्ता चुना और वो मर गए। और इसके रिएक्शन में मतलब ये जो मारे गए लोग ये वही हमलावर ही थे जिन्होंने थाने पे जिन्होंने हमला किया था उन्हीं पे गोली बाहर वाले लोग, मतलब सेल्फ डिफेंस में इनोसेंट लोग नहीं थे। ठीक है, जिन्होंने थाने पर अटैक किया वही लोग। ये रिटेलिएशन जो पुलिस ने की होगी वो तो सेल्फ डिफेंस में किया होगा ना, नेचुरली जब उनपे अटैक हुआ। नेचुरली देखो, लॉ एंड ऑर्डर भी हाथ में रखना होता है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी रखना था। उसमें हो गया, 22 लोग मर गए। और जिसको अब एग्जैजरेट होकर बताया जाता है, भाई अगर गलती आप लोगों की है, आप लोगों ने थाने पर हमला किया, कानून को हाथ में लिया, चले कानून को था चले, गवर्नमेंट ने अपने डिफेंस करना है, तो मगर वो न सोचते हुए उन्होंने अटैक किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब 22 लोग मर गए, उन्होंने फिर जाकर बड़गामा में एक जगह है कानीकूट, एक जगह है कांडीकूट, हाँ कांडीकूट, वहां पर हमला किया कश्मीरी पंडितों पर। गचार नाग में हमला हुआ। यहाँ ये जो है महाराजगंज श्रीनगर में हमला कर दिया, कश्मीरी पंडितों को लूटा गया, पीटा गया, बेहुरमती की गई। यहाँ तक के सुना गया है कि 303 लोग वहां मारे गए, कश्मीरी पंडित 3 लोग मारे गए। लूट और लूट इतना किया कि इस डे को अब ये बटलूट डे कहा भी जाता है। अच्छा, इसका नाम ही बटलूट कहा भी जाता है। ये वही दिन है जिस दिन वो बटलूट हुई। बिल्कुल, तो जहाँ भी कश्मीरी पंडित थे उनके घरों पे हमला करके उनको लूटा गया। स्पेशली इन 3 जगहों में ज्यादा इफेक्ट रहा, इन 3 जगहों में ज्यादा इफेक्ट रहा। और अब ट्रेजेडी पार्ट ये है, वो जिन्होंने हमला किया गवर्नमेंट पर, वो लोग इसको एज योम शोहदा मनाते हैं। और कश्मीरी पंडित जो उस वक्त बेकसूर था, मारा गया, पीटा गया, वो इसको बिल्कुल अब कह भी नहीं सकता था मैं ये मेरे लिए ब्लैक डे। और आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी पंडितों ने हिम्मत किया, इसको मार्टियर्स डे न करार देते हुए इसको ब्लैक डे की सूरत में ले लिया। और जो देन गवर्नमेंट थी, शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, 1948 में उसने ये डे
एज मार्टियर्स डे, एज हॉलीडे हॉलीडे मनाई, मना जी दिया। जी जी जी, जो और कि अभी मेरे ख्याल में 2019 ये 20 तक चल रही थी 2019 में जब ये यूनियन टेरिटरी बन तो गई, तब उसको आर्टिकल 370 खत्म हो गया और ये छुट्टी तो तकरीबन वही कैंसिल हो गई। वही 70-75 साल बाद इतने साल तक ये बिल्कुल इसको यौम शोहदा के जी जी रूप में मनाते छुट्टी होती थे थी और इसकी, हाँ, छुट्टी हुआ करती जी जी, और बहुत बड़े और प्रोग्राम उनको खराज अकीकत दिया जाता था, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल किया जाता जी, था। और कश्मीरी पंडितों की बात कोई सुनता ही सुनता ही नहीं था, नहीं। बिल्कुल। आप कश्मीरी पंडित हम्म, बिल्कुल अपनी बात करता है, अपने स्टेज पर ये बात करता है। हम ब्लैक डे के तौर पर ये मनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ब्लैक डे 13 जी जुलाई 1931 एज ब्लैक डे मनाता है। हर हम्म, साल हम्म, अब इसको एज ब्लैक डे मनाया जाता है। हम्म, और ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित इसको खुसूसी, सारी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी जी जी पंडितों की जी मनाती जी, है। और ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित ने ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इसको एज ब्लैक डे मनाते हुए आज 13 जुलाई को आज हमारा प्रोटेस्ट था जी जी राजभवन के बाहर। जी, और जम्मू में, जो हमने प्रोटेस्ट वहां पर जी किया जी जी जी, और हमने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करो ताकि इन फ्यूचर ऐसी नौबत ना आए। ना आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो रैना जी, मुझे एक बार बताइए कि जो ये डे था, तो ऐसा क्यों होता था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित को कुछ भी होता था? जैसे एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि क्रिकेट मैच होता था, इंडिया जीती थी तो पिटता था कश्मीरी पंडित, इंडिया हारती थी तब भी पिटता था। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ बातें हो रही होती थी। मुझे लग रहा है 2019 जो ये 370 निरस्त हुआ उससे पहले, तो क्या ऐसा क्या होता था कि हमेशा कुछ ना कुछ आफत कश्मीरी पंडितों पे होती थी? ऐसा क्या रीजन था वहाँ? देखिए, कश्मीरी पंडित जो है, जो देखा गया, जो इसकी हिस्ट्री है, ये मैं खुद नहीं कहता, ये कश्मीरी पंडित की हिस्ट्री है। ये पीस लविंग इंसान, जी ये लड़ाई झगड़े पर बिलीव नहीं करता, जी ये हेट स्पीच पर बिलीव नहीं करता, ये गुंडागर्दी पर बिलीव नहीं करता। जी बिल्कुल, वाइल एंड इसका फायदा उठाकर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी कश्मीर में है वो इनको टारगेट करती है। जैसे आपने राइटली कहा कि वहां पर मैच हारते थे, पाकिस्तान मैच हारता था, कश्मीरी पंडितों को पीटते थे। अरे भाई, कश्मीरी पंडितों ने क्या किया? कश्मीरी पंडित का उसमें प्लेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कश्मीरी पंडित को क्यों मारते थे? बस ऐसी ही सिचुएशन वहां करते थे। एज वुल्फ एंड द लैम की स्टोरी है, बराबर वही कश्मीरी पंडित के साथ किया जाता था। और कश्मीरी पंडित ना कभी हाथ उठाएगा, चाहे मर मिट जाएगा, कुछ हो जाएगा, हम हाथ नहीं उठाएंगे। वी आर नॉट वायलेंट, हम टोटली नहीं वायलेंट। तो मुझे रैना जी एक बार बताइए कि जैसे अभी कश्मीर में आप भ्रमण करके आए, वहाँ आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को हमने वापस भेजना है, जबकि वो पिछले 35 सालों से तो हम हर एक गवर्नमेंट से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं है। आपका क्या मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आपको क्या, आपकी क्या मैसेज रहेगी, और साथ में जो कश्मीरी पंडित समाज है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी कश्मीर से रिलेटेड? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये रहेगी कि कश्मीरी पंडित कश्मीर जाना चाहता है, वो अपनी भूमि को छोड़ना नहीं चाहता। चाहे उसने यहाँ मकान बनाए, कुछ बना दिए, इसके खिलाफ एक डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन चलती है कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा, यहाँ ही बैठेगा। मगर मुझे बता दीजिए, अगर कश्मीरी पंडित ने वापस नहीं जाना होता तो जब वहाँ 11 घर रहे थे, जी, फिर कश्मीरी पंडित क्यों वापस जाए, फिर उसी वक्त निकल आते। हाँ, सही बात। मगर आज भी कश्मीरी पंडित वहां जाने के लिए तैयार है। उसकी जमीनें हैं वहां पर, उसका जायदाद है वहां पर, जी, उसका हर एक बचपन है, वो बिल्कुल सारा कुछ वहां पर है। बिल्कुल वो क्यों छोड़ दे? एक एक कश्मीरी पंडित के पास 300-300 कनाल जमीन है। जी, बिल्कुल है अभी भी।
अभी भी है। हाँ, एनक्रोचमेंट है, कहीं पर कब्जा एनक्रोचमेंट है, कहीं पर कुछ है। हालांकि गवर्नमेंट अभी कुछ प्लान कर रही है उसके बारे में, अमित उसका शाह कुछ जी चल का रहा है जी। अमित शाह जी का एक लेक्चर मैंने पार्लियामेंट में सुना कि उन्होंने ये कहा कि हम कश्मीरी पंडितों की जो डिस्ट्रेस सेल है, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि कोई 100 रुपए का चीज लेकर 100 रुपए का चीज 1 रुपए में ले जाएगा, वो हम होने देंगे, हम कतई वो चीज नहीं होने देंगे। इसी तरह उससे उंगली हिला के कहा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सीरियस है इस मामले में कि कश्मीरी पंडित के साथ जो डिस्ट्रेस सेल हुई है कुछ, तो उसको वो नल एंड वाइड कर सकते हैं। ये एक होप है कश्मीरी पंडित को, क्योंकि ये 5 साल जो है मोदी जी के 5 साल जो ये है, अगर कश्मीरी 3.0 वाला जो है, अगर कश्मीरी पंडित इन 5 सालों में वहां नहीं गया, कश्मीरी पंडित कभी भी वहां नहीं जाएगा। क्योंकि जो दूसरी गवर्नमेंट अगर बाई चांस आ गई, वो कभी भी कश्मीरी पंडित को वहां लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक अपीजमेंट पॉलिसी चलती है। अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी पंडित वोट बैंक भी नहीं है कि इसका कोई सुनेगा, और इसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये किसी पार्टी को देगा तो जो इसकी बात सुनेंगे। ये चीजें उसके पास नहीं है। अब सिर्फ भगवान की तरफ देखता है, मोदी जी की तरफ देखता है और अमित शाह जी की तरफ देखता है। हाँ, तो चलिए रविंद्र रैना जी, आज का जो हमारा मेन मुद्दा था उस पर हमारी बातचीत हो गई है, तो लास्ट में कोई आपने कुछ मैसेज देनी हो तो वो आप दे सकते हैं। लास्ट में मुझे यही अपने भाई बहनों को मैसेज देनी है, अपने बच्चों को ये 13 जुलाई 1931 के बारे में जो हमारी कह दीजिए। उनको कह दीजिए कश्मीरी पंडित किस तरह डिफरेंट टाइमों में जुल्म का शिकार हो गया है जी। उनको ये बता दीजिए ताकि उनके दिमाग में ये हमेशा रहे। मैंने देखा है जो हमारे बच्चे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड है जी कश्मीर के लिए। ठीक है वो वहां जाए नहीं जाए वो तो दूसरी बात है, मगर इंटरेस्टेड है वहां के लिए जहां से उनके पेरेंट्स निकाल दिए गए हैं, जहां उनके पेरेंट्स को लात मार के मेजॉरिटी कम्युनिटी ने निकाल दिया। और मैं कतई ये नहीं मानता हूँ कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ये कहे कि नहीं ये कुछ शरपसंद अनासर आ गए थे उन्होंने निकाल दिया। मैं ये मानने के लिए नहीं था। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी वहां चाहती तो हमें निकलने नहीं देती थी। उन्होंने नहीं चाहा, उन्होंने ये सोचा कि कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गया तो हम ऑटोमेटिकली ये कहने का मतलब इस्लामिक स्टेट बन जाएगी। तो कहने का मतलब मैं उनको ये कहता हूँ कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि रविंद्र रैना जी ने ये कहा है, मैसेज दी है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको, जो हमारी कश्मीरी पंडितों की 5000 साल की जो हिस्ट्री है, हमारा कितना बड़ा रिच कल्चर था, किस हिसाब से हमने बड़े बड़े सूर्य मंदिर जैसे बनाए थे, क्या चीजें तो जो डिस्ट्रॉय किया गया, किस हिसाब से वहां पर फिर अतिक्रमण हुआ, क्या वो पूरी हिस्ट्री है। तो उसको नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी है, जो युवा पीढ़ी है, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। रविंद्र रैना जी आज आप हमारे इस कश्मीर डायलॉग शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार।